बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर सज्जाद अख्तर एंड आई विल टीच यू सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इसकी पहले आउटलाइन आपसे शेयर करता हूँ। इसकी जो आउटलाइन है इसमें हम जो है पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके जो मेन पार्ट है 3 है, सेल बायोलॉजी है और इसमें जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। तो सेल बायोलॉजी के अंदर हम पहले कुछ ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर सेल थ्योरी और फिर सेल के जो ऑर्गेनेलिज हैं इसके बारे में, और इसके बाद फिर न्यूक्लियस और इसमें जो मौजूद क्रोमोसोम्स हैं उनके बारे में, और माइटोसिस, मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। और क्रोमोसोम के अंदर जो चेंज आती है, वेरिएशन आती है स्ट्रक्चर के अंदर, उसकी जो नंबर के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। और फिर जेनेटिक्स के अंदर हम आ जाएंगे। जेनेटिक्स के अंदर हमने इसमें जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, सेक्स इनहेरिटेंस है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर है, और फिर ये जो है जेनेटिक्स ऑफ बैक्टीरिया है, और फिर हम प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी का एक चैप्टर इसमें पढ़ेंगे, और इन पे प्लांट ब्रीडिंग और फिर जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम एवोल्यूशन का लास्ट जो टॉपिक है उसमें जो एवोल्यूशन की थ्योरीज हैं वो पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे कि एवोल्यूशन जो है किस तरह से होती है। और फिर इसके अंदर जो है वो कुछ एविडेंसेस हम पढ़ेंगे, कैसे पता चलता है कि जो एवोल्यूशन है वो हुई है। इस तरह ये हमारा जो कोर्स है कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ जस्ट इसको कह लेंगे, इसकी आउटलाइन दिखाई गई है। पहले थ्योरी थी, ये कुछ प्रैक्टिकल है। इंशाल्लाह ये भी हम जो है कुछ करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री पहले देखते हैं कि जो सेल बायोलॉजी है इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं, और इसको डिफाइन कर दिया है स्टडी ऑफ सेल। तो स्टडी ऑफ सेल स्टार्टेड अबाउट 300 ईयर्स गो, यानी आज से 300 साल पहले ये जो स्टडी है स्टार्ट हो चुकी थी। और ये जो सबसे पहला जो पहले सेल को स्टडी किया गया वो हैंडमेड माइक्रोस्कोप थी, उसके थ्रू जो है इसको स्टडी किया गया। तो यह फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये रॉबर्ट हुक ने बनाई थी खुद, ठीक है। और इसके थ्रू उसने कॉर्क सेल जो है उसको ऑब्जर्व किया था। तो रॉबर्ट हुक ने इसको जो है वो सेल को डिस्कवर किया था। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी, इसको साइटोलॉजी भी कहते हैं। कहते हैं एक ओल्ड सेइंग है कि सीइंग इज बिलीविंग, कि जो चीज़ हम देखते हैं ना सिर्फ उसी के ऊपर यकीन रखते हैं। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो सेल है, कि सेल को देख लिया गया है, इसके स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलिज हैं, और फिर उन ऑर्गेनेलिज के स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है ये भी स्टडी कर लिए गए हैं। तो सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। और जो सेल है बहुत सारे ऑर्गेनेलिज के मिलने से बनता है, और इसको हम कह सकते हैं ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो जो तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल से मिलकर बने होते हैं। और ये जो सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सेल जो है स्ट्रक्चरल यूनिट किस तरह से है। कि आप बहुत सारी जो हैं कह ले के ऑर्गेनिज्म, जैसे हम कहते हैं कुछ जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ क्या हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। तो जो यूनिसेलर है वो उनकी जो बॉडी है लिविंग और उनकी वो एक सेल से मिलकर बनी हुई होती है, और जो मल्टी सेलर उनकी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जांपल हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ये 60 ट्रिलियन सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि हमारी जो बॉडी है, जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं ये क्या है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है बेटा, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जो है काम परफॉर्म हो रहे हैं उनके पीछे जो है वो सेल और टिश्यूज होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि जो मसल सेल है ये जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं मसल टिश्यू, तो ये अब कंट्रैक्शन का काम करते हैं। इस तरह जब नर्व सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं नर्व टिश्यू, तो वो क्या करते हैं नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन करते हैं। तो हर सेल जो है इसमें कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन जो है हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है, स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। इसके अलावा एक और इसमें आप देख लेंगे जो स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल का, कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे जो हैं वो किससे बने हुए हैं, उनकी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। और अगर हम इस तरह प्लांट्स की बात करते हैं उनकी भी जो कह लें कि प्लांट बॉडी है वो भी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। तो यूनिसेलुलर प्लांट्स भी होते हैं और मल्टी सेलुलर प्लांट्स भी होते हैं। इस तरह वहाँ पे भी फंक्शनल यूनिट है, वहाँ पे हर जो सेल होता है उसका डिफरेंट जो फंक्शन होता है। जैसे अगर हम बात करें तो जो उसमें है कोलन काइमा सेल्स हैं ये सपोर्ट फराहम करते हैं, ठीक है। जो क्लोरन काइमा सेल्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है स्क्लेरन काइमा सेल्स होते हैं ये डेड सेल्स हैं, तो ये भी पौधे के अंदर जो है ना ये जो वेस्ट उसका होता है उसको स्टोर करने के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हर जो सेल है कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन जो ये परफॉर्म कर रहा होता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है और ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। तो जो सेल को मैंने डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। ये आप देख सकते हैं कॉर्क के जो सेल हैं इसके अंदर इसको कुछ एम्प्टी स्पेसेज हैं वो नज़र आई। उसने कहा कि ये जो एम्प्टी स्पेस है ये क्या है, सेल का उसको नाम दिया। तो ये जो कॉर्क है डेड प्लांट मटेरियल, ये कह लें ये जो बेटा पौधे की सबसे बाहर वाली होती है ना, कह लें स्किन उसको कह लें, या उसको हम कहते हैं छाल, वो जो उसका सक निकल लदा होता है दरख्त से ना, उसके अंदर ये जो है ये जो कह लें उसको हम बार्क कहते हैं और बार्क के अंदर ये कॉर्क मौजूद होती है। ये क्लेयर है सेल्स की जो कि डेड सेल्स पर मुश्तमिल होती है। तो इसको उसने जो सेल्फ मेड इसकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी उसके अंदर इसको ऑब्जर्व किया, तो इसके अंदर इसको हनी कॉम्ब लाइक, जिस तरह ये शहद का छत्ता होता है मक्खी का, इस तरह छोटे छोटे जो खाने हैं नज़र आए। इसका ये बिल्कुल जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, इन एम्प्टी स्पेसेस जो है इसके इर्द एक वॉल मौजूद होती है, इसको इसने सेल का नाम दिया। उसने क्या ऑब्जर्व किया था कि ये जो है हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स हैं, यानी छोटे छोटे जो सेल के अंदर खाने और इसमें कॉर्क के अंदर हैं खाने पाए जाते हैं जो बिल्कुल एम्प्टी हैं और इनकी जो स्ट्रक्चर है जो हनी कॉम्ब है उससे मिलती जुलती है। तो हर जो इसमें एक कंपार्टमेंट है उसको उसने सेल का नाम दिया। उसके मुताबिक क्या था, रॉबर्ट हुक के मुताबिक कि जो सेल है इज़ एन एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द थिक वॉल्स। उसने कहा जो सेल है कि बिल्कुल खाली जगह है और उसके इर्द गिर्द क्या होती है, मेम्ब्रेन जो है ये मौजूद होती है। उसने अपना बेटा जो वर्क है ये वाला अपनी जो फेमस उसकी बुक है माइक्रोग्राफिया, उसके अंदर इसको 1665 के अंदर पब्लिश भी किया। ये आपको यहाँ दिखाया गया है ओक ट्री, और ये इसमें से कॉर्क जो है निकाली गई है, ठीक है। तो इसके सेल जो है इसके अंदर इसको फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व किया गया। इसमें रॉबर्ट ब्राउन की बात हम करते हैं कि 1831 के अंदर इसने सेल के अंदर बताया कि न्यूक्लियस होता है। इसने जो कंसेप्ट था रॉबर्ट हुक का उसको जो है वो रिजेक्ट किया कि सेल जो है वो एम्प्टी स्पेस नहीं है बल्कि सेल के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। तो इसने 1831 के अंदर जो है सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिस्कवर किया। तो बेटा आपने ये याद रखना है, बेटा आपने ये याद रखना है कि जो रॉबर्ट हुक है उसने सेल को डिस्कवर किया था
और जो रॉबर्ट ब्राउन है इसने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लांट सेल्स मौजूद हैं। ये ऑनियन के जो होते हैं सेल्स, इसमें ये न्यूक्लियस आपको वाज़े यहाँ पे दिखाई दे रहा था। इसने बताया था कि जो है सेल के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। उसके बाद बेटा आ जाता है ये श्लीडन और शवान जो है, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट है और दूसरा जो ये जर्मन जोलॉजिस्ट है। इन्होंने इंडिपेंडेंटली जो है वो काम किया और फिर उन्होंने मिल के सेल थ्योरी जो है ये पेश की। उन्होंने बताया जो सेल है इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक न्यूक्लियस और एक फ्लूइड होता है जो न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा होता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और एक उसके अंदर क्या होता है आउटर कवरिंग यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हर सेल जो है तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होती है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फिर उसके अंदर फ्लूइड और उसके अंदर फिर न्यूक्लियस। तो तीन चीज़ों से मिलकर जो है सेल बना होता है। तो जो प्लांट के सेल होते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और भी जो है वो कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। तो ये सारी जो इसकी इनकी रिसर्च थी इसकी बुनियाद पर उन्होंने सेल थ्योरी जो है पेश की थी। इसके मुताबिक क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल या सेल प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। तो ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे कि पहला है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, और देन है यूनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलर। मैंने पहले भी आपको बता दिया कि जो सेल से मिलकर बने होते हैं सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो यूनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलर भी हो सकते हैं। तो यूनिसेलर के अंदर आते हैं प्रोकैरियोट्स जिसमें बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, ये सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। और मल्टी सेलर के अंदर प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसलिए जो तमाम सेल हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बने होते हैं। अब जो ये सेल थ्योरी बेटा इन्होंने पेश की, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी उसके अंदर कह लें कि एक रे ऑफ होप जो है वो आ गई, और उनका कह लें जो एक तरीक़ाकार था काम करने का उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई, और तमाम फील्ड्स जो थे उसके अंदर इसकी जो एप्लीकेशंस थी वो मौजूद थी। यानी जो भी साइंटिस्ट काम कर रहे थे उनको ये पता चल गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। उस वक्त एक कंसेप्ट था एबायोजेनेसिस का। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। तो जब ये सेल थ्योरी ने बताया कि ऑल लिविंग सेल्स कंपोज्ड और फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ किया गया, तो फिर ये जो कंसेप्ट था एबायोजेनेसिस का ये कम्प्लीटली रिजेक्ट हो गया। और इसमें हमने जैसे आपको बताया है कि जो है कि हर सेल जो होता है ये स्पेसिफिक फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है, या बहुत सारे सेल मिलते हैं तो एक कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर जो है ये काम करते हैं। इसको कहते हैं कि सेल के अंदर ना डिवीजन ऑफ लेबर जो है ये पाई जाती है, कि हर सेल का एक काम जो वो उसको कह लें डिवाइड कर दिया गया है। जब वो सारे काम परफॉर्म करते हैं तो फिर कंप्लीट एक मेजर जो फंक्शन होता है वो कंप्लीट होता है। और फिर जितने भी सेल हैं अगर उसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है, उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, तो मोस्ट ऑफ देम जो है उनके अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर पाए होते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई एक आदि जैसी
स्पेशलिटी होती है जो एक सेल को दूसरे सेल से करती है, डिफ्रेंशिएट कर देती है। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस भी थे जब ये सेल थ्योरी पेश की, क्योंकि जब भी ये साइंस का कह लें कि प्रिंसिपल है, असूल है कि जब भी कोई थ्योरी आती है तो उसको फिर साइंटिस्ट रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो फिर दोबारा से न्यू रिसर्च शुरू हो जाती है, अगर ना हो तो फिर वो साइंटिफिक लॉ जो है वो बन जाता है। तो ये जो सेल थ्योरी है इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शंस थे। तो जैसे हमने कहा सेल थ्योरी के अंदर के जो ऑल लिविंग, पहला उसका पॉइंट क्या था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, कि बहुत सारे जो हैं तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो सेल थ्योरी है इसका फर्स्ट ऑब्जेक्शन ये था कि जो वायरसेस हैं जिनको हम कहते हैं ये नॉन सेलुलर हैं, जैसे ये वायराइड्स हैं, वायरसेस हैं और प्रियॉन्स। वायराइड्स बेटा प्लांट के जो वायरसेस होते हैं उनको कहते हैं, और जो आम वायरसेस हैं जो ह्यूमंस के अंदर या एनिमल के अंदर डिजीज काज करते हैं उनको वायरसेस कहा जाता है, ठीक है ना। इस तरह प्रियॉन्स हैं, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं। तो अब ये जो चीज़ें हैं ना इनको हम नॉन सेलुलर कहते हैं, लेकिन सेल थ्योरी तो कहती है कि तमाम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग वो क्या करते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं, तो ये इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करती, ठीक है। इस तरह जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वन टाइप ऑफ सेल परफॉर्म वन फंक्शन, इट डज नॉट परफॉर्म ऑल वाइटल एक्टिविटीज़। इसने सेल थ्योरी ने कहा कि हाँ जो एक सेल होता है ना वो दूसरे सेल से मिलती जुलती तमाम एक्टिविटीज़ जो वो करता है, लेकिन जब बाद में रिसर्च की गई तो पता चला कि ऐसा नहीं, कि हर सेल जो है वो एक ही स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसने ये बाद में पता चला कि जो जीन होता है ये हेरिडिटी यूनिट ऑफ लाइफ है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ जीन, और जो केमिकल यूनिट ऑफ लाइफ है ये क्या है, डीएनए। यानी हमने कहा ना कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बाद में पता चला कि ये सेल नहीं बल्कि उसके पीछे भी क्या होता है, जीन्स होते हैं, डीएनए होता है जो कि यूनिट ऑफ लाइफ है। तो इसमें ये जो इसका फोर्थ पॉइंट है इसमें देख लेंगे प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे सेल हैं वो है तो डेड, लेकिन फिर भी वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे वेसल एंड ट्रेकाइड्स ऑफ जाइलम। जाइलम के अंदर ये पाए जाते हैं ट्रेकाइड्स और वेसल एलिमेंट्स, तो ये डेड सेल्स हैं लेकिन ये कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल के अंदर हेल्प करते हैं। इस तरह ये जो हमारी स्किन है इसके जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसकी जो सेल हैं ये भी डेड हैं लेकिन ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जो वायरसेस हैं बैक्टीरिया हैं उनके खिलाफ प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है ना। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको सेल थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये जो इस थ्योरी को रिजेक्ट तो नहीं किया गया क्योंकि इसमें कुछ जस्ट ऑब्जेक्शंस थी, लेकिन ये बहुत सारी जगह पे ट्रू भी थी ना, तो इसको जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। वो मॉडिफिकेशन ये थी कि इसने बताया ये जो नगेली है कि जो सेल्स बनते हैं वो बनते हैं थ्रू सेल डिवीजन, यानी इसने सेल डिवीजन का जो कंसेप्ट था वो इसके अंदर ऐड कर दिया। तो इस तरह जो है अभी तक ये सेल थ्योरी जो ये चलती आ रही है, ठीक है। लेकिन अब भी इसके बाद बहुत सारी जो रिसर्च है वो हुई, जैसे जब न्यूक्लियस का पता चला तो उसमें क्या था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सामने आए, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि श्लीटर शवान ने कहा कि तमाम जो सेल्स होते हैं ना उसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और पौधों के अंदर एक एडिशनल सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन बाद में ऐसे सेल भी डिस्कवर हुए जिनके अंदर जो है न्यूक्लियस जो वो होते ही नहीं है, ठीक है। जैसे जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो विदाउट न्यूक्लियस है, तो
उनको ये जो सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर जो है जैसे आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स, ये भी जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये न्यूक्लियस इनका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के जो सेल हैं इसके बारे में सेल थ्योरी कुछ भी नहीं बताती। ये बेटा इसके ऑब्जेक्शंस हैं। अब ये एनिमल प्लांट सेल के अंदर कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, सेंट्रियल पाए जाते हैं, और प्लांट के अंदर सेंट्रियल्स मौजूद नहीं होते। एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है प्लांट्स के अंदर। इस तरह एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं है, तो प्लांट सेल के पास क्या होती है, सेल वॉल मौजूद होती है। प्लांट के अंदर एक ही लार्ज वैक्यूल होता है और जो एनिमल है उसमें मोर देन वन स्मॉल वैक्यूल जो ये पाए जाते हैं। एनिमल सेल स्मॉलर होते हैं और जो प्लांट सेल है ये लार्जर होते हैं। यहाँ पे दोनों बेटा इसकी जो 3D स्ट्रक्चर है दोनों की दिखाई गई है, उसको जस्ट कंपेयर किया गया कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। इसमें ये हम सेल मेम्ब्रेन जो है ये भी पढ़ लेते हैं। इसका फर्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा ये किसी भी सेल की जो है ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, एनिमल्स में ख़ास तौर पे, और प्लांट्स की जो आउटर मोस्ट होगी वो होगी सेल वॉल। तो ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल्स की, इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये क्या है, थिन एंड फ्लेक्सिबल कवरिंग अराउंड द सेल दैट रेगुलेट इन एंड आउट ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल। तो ये किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन 60 to 80% होती हैं, लिपिड्स में 20 to 40% होते हैं, और स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो दो मॉडल है, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है और दूसरा कौन सा है, फ्लूइड मेम्ब्रेन मॉडल। जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है वो बताता है कि ये जो लिप होती है सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर लिपिड बाई लेयर पाई जाती है। ये बेटा एक लिपिड की लेयर है और ये इसके अंदर दूसरी लिपिड की लेयर है। तो ये जो लिपिड की बाई लेयर इसके अंदर पाई जाती है, ये सैंडविच होती है बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाया जाए ये क्या है, प्रोटीन लेयर, और ये भी क्या है, प्रोटीन लेयर्स। तो ये जो दो प्रोटीन लेयर्स हैं इसके दरमियान में ये लिपिड बाई लेयर एक सैंडविच की तरह लगी होती है, और इसको हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है बेटा। ये जो लिपिड्स हैं इसमें दो इसके एंड्स हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स हैं सारे के सारे। तो इसके जो हेड हैं इनको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं, और इसकी जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है। तो जब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें ऊपर जो है वो सारे के सारे इसके हेड नज़र आएंगे, और उसके जो अंदर गई होंगी वो उसकी टेल्स होंगी, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक हैं, वाटर रिपेलेंट हैं, और हाइड्रोफिलिक का मतलब वो वाटर लविंग होते हैं। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है इसने हमें बताया कि जो लिपिड बाई लेयर है ये सैंडविच होती है बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स। ये जो मॉडल है ये डेविसन एंड डैनियल ने 1935 के अंदर, और फिर रॉबर्टसन ने इसको 1959 के अंदर मॉडिफाई करके पेश किया था, ठीक है बेटा। लेकिन ये इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल नहीं है। दूसरा जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये सिंगर और ये जो निकोलसन है 1972 के अंदर इसको पेश किया था। इसके मुताबिक क्या कहता है कि ये जो लिपिड बाई लेयर है ये सैंडविच नहीं होती, बल्कि इसमें जो प्रोटीन्स होती हैं दे आर एम्बेडेड इन मोज़ेक मैनर। एक मोज़ेक मैनर के अंदर, मोज़ेक मैनर तक होता है जिसके अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये कह लें उसकी जो पिक्चर अगर आप देखते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल आपको उसमें नज़र आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये जो है हेड हैं सारे सारे फॉस्फोलिपिड्स की, हाइड्रोफिलिक जो है, और ये अंदर वाली साइड पे क्या है इनकी टेल्स जो है ये हाइड्रोफोबिक मौजूद है। और इनके दरमियान आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, ये जो है सिंपल जो है इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। इस तरह यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड जो है ये मौजूद है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोटीन चैनल्स हैं। तो ये सारा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसमें ये बताया गया कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो उसके ये जो है लिपिड बाई लेयर है उसके अंदर ये एक बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ लगी होती हैं, और इसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
अब इसको फ्लूइड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो है ना लिपिड बाय लेयर, इस वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेटा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। इसको कह लें कि अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो ऐसे लगता है जैसे कोई फ्लूइड जो ये मूव कर रहा है, ठीक है। या जैसे ये जो सारा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये किसी फ्लूइड के अंदर लगा हुआ है, इस वजह से इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया गया है। तो ये बेटा मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है। इसके फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ये मेन इसका जो फंक्शन, ये सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करता है और ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि ये कुछ चीज़ों को अपने अंदर से पास आउट होने देती है और कुछ को पास नहीं होने देती, ठीक है। जैसे ये लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस है, ये इजीली सेल मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाती हैं। जैसे ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर है, ग्लूकोज है, ये भी इसके अंदर से पास आउट आसानी के साथ हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत कम मिकदार में होते हैं वाटर और ग्लूकोज। इनको अगर हम हाई अमाउंट के अंदर पानी चाहिए किसी सेल को तो उसके लिए फिर स्पेशल ट्रांसपोर्टर मौजूद होते हैं। लेकिन जो चार्ज आयंस होते हैं बेटा वो डिफ़िकल्टी है, वो बहुत मुश्किल से पागल के होते ही नहीं है पास चार्ज आयंस जो है, ठीक है ना। उनको फिर पास आउट होने के लिए क्या चाहिए, कुछ कैरियर प्रोटीन जो है ये सेल के अंदर लगी होती हैं। जैसे मेम्ब्रेन मैंने आपको दिखाया पीछे, कुछ इंटेग्रल प्रोटीन्स थी, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स थी। तो ये जो प्रोटीन लगी हुई ये फिर फैसिलिटेट करते हैं उन आयंस को मूव करने के लिए, ठीक है। जैसे सोडियम और पोटाशियम पंप्स ये सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं कि जो सोडियम और पोटाशियम आयंस हैं ये डायरेक्टली पास आउट नहीं हो सकते सेल मेम्ब्रेन में से, क्योंकि ये चार्ज है ना। और जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड है उसके अंदर वहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक उसकी टेल्स हैं वो फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होती हैं, ठीक। तो वो डायरेक्ट उसमें से पास आउट नहीं होते, उनको पास आउट होने के लिए क्या चाहिए एक फैसिलिटेटर चाहिए, एक कैरियर प्रोटीन चाहिए, उसके थ्रू वो मूव करते हैं। तो बेटा इसमें तीन तरह की ट्रांसपोर्ट होती है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक साइटोसिस। ये वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये होती है अक्रॉस दी ग्रेडियंट, या इसको डाउन हिल मूवमेंट भी कहते हैं, और इसको अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कहते हैं। दोबारा सुन लगे, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है या अक्रॉस दी ग्रेडियंट है, या इसको डाउन हिल मूवमेंट भी कहते हैं। इसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती, ठीक है। ये हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ होती है। इसमें तीन आती हैं, एक है डिफ्यूजन, जैसे ये है मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, डाउन हिल मूवमेंट जो है। ये जो गैस के मालिक्यूल हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सिंपली डिफ्यूज कर जाते हैं। ऑस्मोसिस है बेटा डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो वाटर का बेटा सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से गुजरना है इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। और फिर है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, वाटर आयंस और लार्ज मॉलिक्यूल्स। जो खुद उसमें से नहीं गुजरते उनको फिर गुजारने के लिए क्या होता है कि जो कुछ प्रोटीन्स हैं वो एज ए कैरियर के तौर पर काम करती हैं, उनको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का नाम दिया गया, ठीक है। तो ये बड़ा तीनों में आपको डिफरेंस आना चाहिए, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तीनों की जो मेन क्या थीम है वो ये कि ये अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट है। लेकिन डिफ्यूजन में क्या है, सिंपल हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ। ऑस्मोसिस में क्या है कि हाई से लो की तरफ है, लेकिन ये थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या है कि ये भी हाई से लो की तरफ है, लेकिन ये थ्रू कैरियर प्रोटीन है, ठीक है बेटा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें ये यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दिखाई गई है कि एक मॉलिक्यूल है इसने मूव करना था इस तरफ, तो ये जो प्रोटीन है ओपन होगी और अब नेक्स्ट टाइम ये बंद हो जाएगी इस तरफ से और मॉलिक्यूल इधर आ गया, ठीक है। तो ये बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है, ये हाई से लो की तरफ है, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो रहा है, प्रोटीन इसको फैसिलिटेट कर रही है, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाएगी।
शायद एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये होती है लो से हाई कंसंट्रेशन, इसको हम अप हिल मूवमेंट भी कहते हैं और इसको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कहा जाता है। और इसके अंदर एनर्जी बेटा ये यूज़ होती है और ये एनर्जी जो है एटीपी फ्राहम करते हैं। ठीक है, जैसे अगर अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करना है सेल के अंदर तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होगी, वो एटीपी फ्राहम करते हैं। इसमें साइटोसिस पे तो आ जाती है। साइटोसिस है कि किसी भी चीज़ का सेल के अंदर या बाहर आना इन दी फॉर्म ऑफ वैक्यूल, के वैक्यूल की फॉर्म में सेल के अंदर कुछ चीज़ जाए या बाहर आए तो उसे हम कहते हैं साइटोसिस। इसकी भी आगे टाइप्स हैं, एंडोसाइटोसिस है और एक्सो। एंडो का मतलब क्या, अंदर की तरफ। ठीक है, अगर कोई फूड पार्टिकल या कोई भी जो है मटेरियल है वो इन दी फॉर्म ऑफ वैक्यूल सेल में एंटर होता है तो उसे हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। और अगर कोई चीज़ सेल से बाहर आती है इन दी फॉर्म ऑफ वैक्यूल तो वो होगी एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस जो है ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनटू द सेल बाय इनफोल्डिंग ऑफ एंडोसाइटोसिस बेटा ये है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनटू द सेल बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, किसी भी चीज़ का सेल के अंदर जाना इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूम। इसमें दो है कि फैगोसाइटोसिस है और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जो है बेटा इसको सेल ईटिंग या सेल इनगुल्फ कहते हैं, जिसमें कोई भी जो फूड पार्टिकल होता है वो इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल सेल के अंदर एंटर होता है। तो जो पिनोसाइटोसिस है बेटा एसीएस को सेल ड्रिंकिंग कहते हैं, यहाँ सेल टेक लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। एक्सो के अंदर बेटा क्या नाम से ज़ाहिर है कि सेल से कोई चीज़ बाहर आएगी इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल आउट ऑफ द सेल बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। ये यहाँ देख सकते हैं दोनों जो हैं कि ये एक अमीबा का सेल है, उसको ये जो है क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो जब फूड एंटर होगी इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, फूड वैक्यूल, तो ये होगी एंडोसाइटोसिस। जब यहाँ पे इसकी डाइजेशन हो जाएगी कंप्लीट तो ये फिर वैक्यूल की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, तो ये है एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है एक प्रोटीन है जो बन के आई है एंडोकार्पी रेटिकुलम से। अब गोल्गी पेटस की फिनिशिंग हो गई है तो अब इसने क्या करना है, यह सेल से बाहर जाना, तो ये भी इन दी फॉर्म ऑफ वैक्यूल जा रही है, इसको भी हम क्या कहेंगे, ये है एक्सोसाइटोसिस। इसलिए वजह इसका और भी फंक्शन है कि नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है, कि जो सेल ये नर्व इम्पल्स होती है ये भी सेल मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन मूव करती है, तो ये इसके अंदर नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के अंदर हेल्प करती है। उसमें जब दो न्यूरॉन बेटा मिलते हैं तो वहाँ पे एक की जो मेम्ब्रेन है दूसरे के साथ होती है, तो वहाँ से वो जो नर्व इम्पल्स है वो मुंतकिल हो जाती है एक मेम्ब्रेन से दूसरे के ऊपर। तो यहाँ तक बेटा हमारा आज का लेक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सेल वॉल से शुरू करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।